हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस डेली लेकर के आ रहा हूं। गणित की क्लास हमारी रात को 9 बजे होती है और विज्ञान की क्लास रात को 8 बजे डेली होती है। हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान के अंतर्गत, तो विज्ञान के अंतर्गत हमारा लगभग जो है पूरा सिलेबस मेरे द्वारा करवा दिया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को जो है कंप्लीट देख लिया होगा और नोट्स बनाए होंगे और आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा। एक विज्ञान को देखने का नजरिया आपका बदला होगा और विज्ञान समझने में एक आसानी जो है आपको हुई होगी। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको जिन शब्दों के साथ में सहूलियत हो, उस प्रकार के शब्दों का यूज करके आपको विज्ञान पढ़ाई गई है। अब हमारा विज्ञान के अंतर्गत एक लास्ट जो है टॉपिक रह गया है और वह है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और आज 1 जुलाई से अपन इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को इसी हफ्ते की लास्ट क्लास यानी जो शुक्रवार को, आप लोग जानते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो है हमारी क्लासेस आती है, शनिवार रविवार 2 दिन नहीं आती है, तो सोमवार से शुक्रवार के दौरान जो है इस टॉपिक को अपन पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या होता है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले हमें यह समझना होगा, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो एक तो हमें इसके अंदर पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी प्रकार है वो सब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए और जो सुपर कंप्यूटर वगैरह है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर का जब आप पूरा स्टडी कर लेंगे उसके बाद में आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है इंटरनेट के बारे में। किसके बारे में? इंटरनेट के बारे में। और फिर आपको तीसरा जो पढ़ना है वो जो सूचनाओं के आदान प्रदान के जो अलग अलग माध्यम है, ईमेल वगैरह, उनके बारे में, यानी कि माध्यमों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मीडियम्स के बारे में पढ़ना है। जो मीडिएटर्स हैं, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले जो मीडिएटर्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए, आप लोगों को मैं पहले ही इस चैप्टर के अंदर, मैंने बाकी जगह नहीं बोला है, इस चैप्टर में एक विशेष चेतावनी दे रहा हूं कि मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा उतना आपको याद रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा कि जितना मैं पढ़ाऊं उसी में से सभी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के, ये मैं दावा नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा ये वाइड एरिया है और क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग तरीके से और अजीबोगरीब तरीके से पूछे गए हैं। जैसे कि अब इस प्रकार की चीजें भी पूछी गई है जिनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी 3-4 किताबों में भी वो चीज नहीं मिल रही है, तो फिर वो चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इसलिए जो है आप लोग ये बार बार जो है या तो कमेंट मत कर देना सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो मैं नहीं करवा सकता इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है। जितना मेरे द्वारा इसके अंदर एफर्ट दिया जाएगा उससे आप अगर ये मान ले कि सूचना प्रौद्योगिकी के 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं आपको दावा कर सकता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन 100% यहीं से आएंगे। एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है जिसके बारे में करंट में कोई इशू रहा हो या फिर बहुत पुरानी चीज रही हो, वो वहां से आ सकता है, उसका मैं नहीं कर पाऊंगा। उस क्वेश्चन को जो है आप ये एक्सपेक्ट करें कि यहीं से आए, वो जरूरी नहीं है और हो सकता है कि सभी क्वेश्चन यहीं से आ जावे। ठीक, अब देखिए, ये चीजें इसलिए बताइए क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं जैसे जैसे हमारे साथ नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रख रहे हैं, तो कमेंट करते हैं सीधा कि ये पीवाईक्यू आपके यहां से नहीं आया। अरे हर पीवाईक्यू या 50 के 50 क्वेश्चन किसी एक ही जगह से आ जावे, इस प्रकार का मैं आपसे दावा कर भी नहीं रहा हूं और ना कर सकता हूं, क्योंकि हर चीज मैं थोड़ी कवर करवा सकता हूं। साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको वो चीजें करवाई है जिससे आप 35-40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाएंगे। और 4-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रहते हैं, उसका हम नहीं कर सकते कुछ, है ना। चलिए देखिए, अब सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है। तो बेसिकली सूचना को तैयार करने और एकत्र करने और उसको प्रोसेस करना और भंडारित करना और उसको आदान प्रदान करना, इन सभी से संबंधित प्रकार की जो भी प्रक्रियाएं हैं
और इसके अंदर लगने वाले जितने भी उपकरण है, जो इसके अंदर प्रणाली लगेगी, वो पूरी की पूरी प्रणाली, उसको पूरे सिस्टम को, उस पूरे उपकरणों को सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बात की जाती है। ठीक है। अब यहां पर एक बात और बता दूं, हम कई बार जो है यहां पर वर्ड यूज करेंगे डाटा और कई बार यूज करेंगे सूचना। बेसिकली सूचना और डाटा एक ही प्रकार की चीजें हैं। आप लोगों को इनके बेसिक डिफरेंसेस पर और वहां नहीं जाना है। साथ ही साथ सूचना का मतलब केवल और केवल ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी सूचना, सूचना का मतलब ये भी कंप्यूटर के अंदर जो है 2+2 होता है, ये भी एक प्रकार की सूचना है कि आपने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दी कि 2+2 कितना होता है, तो उसने आपको आउटपुट में दिया 4, तो ये भी एक सूचना ही है। ठीक है। तो आप सूचना वगैरह इन छोटे छोटे शब्दों के ऊपर जो है थोड़ा सा कम गौर करिएगा इस टॉपिक के अंदर। अब देखिए, हम बात करते हैं इसके अंदर किसकी किसकी, तो कंप्यूटर की। कंप्यूटर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर की बात करने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह जो यूज हुए, वो क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से सूचना को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग डाल दी है कंप्यूटर, और अब वापस जो है स्पेशल हेडिंग डाल दीजिए आप, क्या डालेंगे, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। और हम पढ़ने जा रहे हैं इसी के बारे में कि आखिर में कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि जो कंप्यूटर है वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है कंप्यूट। क्या, तो लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूट यानी COMPUTE, कंप्यूट, अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है। और इस कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। क्या करना, गणना करना। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली कंप्यूटर को जो बनाया गया था, या जो कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, वो इसीलिए की गई थी कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है उनको हम कम समय के अंदर कर सकें, और इसीलिए कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया था। आज जिस लेवल पर कंप्यूटर है, ये सोच करके किसी ने कंप्यूटर की जो है खोज या कंप्यूटर का आविष्कार करने की सोची नहीं थी, या कंप्यूटर बनाने का नहीं सोचा था। उन्होंने जो है पहले यही टारगेट रखा गया था कि कंप्यूटर केवल गणना के कार्य को आसान कर लेवे। ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो गणितीय तथा तार्किक दोनों प्रकार की सूचनाओं का क्या कर सकता है, विश्लेषण और प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है। केवल और केवल ये गणित की ही चीजों को आजकल सॉल्व नहीं कर रहा है, ये तर्क भी अब कर सकता है। साथ ही साथ यह जो है डाटा को संकलित करता है यानी कलेक्ट करता है, फिर उसको स्वीकार करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में उससे क्या आउटपुट देना है वो भी हमें जो है आउटपुट के रूप में बाहर दिखा देता है। कौन, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सुपर कंप्यूटर है उनका जनक किसे कहा जाता है। ठीक है। अब लिखेंगे तो देखो, कंप्यूटर का जनक, एक, कंप्यूटर का जनक, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, या जनक कौन है कंप्यूटर का, तो चार्ल्स बेबेज जो है वो है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज जो है वो आपके क्या है, कंप्यूटर के जनक है। यानी कंप्यूटर को जो आपके आविष्कार करा या इसको बनाने का सबसे पहले श्रेय जाता है वो चार्ल्स बेबेज को जाता है। और इनके द्वारा 1834 के अंदर, कब, 1834 के अंदर, ये लिख लीजिएगा इसके ब्रैकेट में, चार्ल्स बेबेज ने, आगे लिखते हैं चलो। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या करा था 1834 में, 1834 ईस्वी में, 1834 के अंदर जो है सबसे पहले एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, एनालिटिकल इंजन जो होता है उसका आविष्कार किया था। तो आप लिखेंगे कि 1834 ईस्वी में
एनालिटिकल 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 इंजन, ठीक है, का आविष्कार किया। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1834 में जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने जो है इसका आविष्कार किया था। इसके बाद में देखिए, उसे ही जो है अभी आधुनिक जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उन सभी कंप्यूटर का जो बेसिक है, कंप्यूटर्स का जो बेस है, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है, वो आखिर में यहीं से निकल करके आया है। तो आप ये बात भी ध्यान रखें कि ये जो है आपका इसका आधुनिक कंप्यूटरों का ये क्या है? बेस, आधार है। तो आप लिखेंगे आधुनिक कंप्यूटर्स का आधार, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? पूरे के पूरे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, हमारे पास में पूरी की पूरी डिटेल होनी चाहिए कि कंप्यूटर को किस किस आधारों पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए, तो आप जो है हमारे पास में देखिए, अब आगे लिखेंगे सबसे पहले क्या? कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में बात करते हैं किसके? कार्य के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य का आधार। ठीक है, यानी कि देखिए, एक सेकेंड, आ गया, गलती से चला जाता अभी तो। कार्य के आधार पर, तो बेसिकली कार्य के आधार पर अगर हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास में 5 प्रकार आ जाते हैं। कितने प्रकार आते हैं? 5 प्रकार आते हैं। जो पहला प्रकार है वो है एनालॉग कंप्यूटर। कैसे है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो हमारे पास में आ जाता है वो आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा जो आता है वो आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इन सभी की बात करेंगे, ये क्या है, कौन कैसे है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद में आणविक कंप्यूटर, मॉलिक्यूलर। ठीक है, आणविक कंप्यूटर। और जो पांचवा प्रकार है वो आपका आ जाता है क्वांटम कंप्यूटर। क्लियर? तो देखिए, कार्य के आधार पर अगर हम कंप्यूटर के प्रकारों की बात करें तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, आणविक कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। ये कार्य के आधार पर है। टोटल हमारे पास में टोटल 4 आधार है। एक है कार्य के आधार पर, एक है पीढ़ी के आधार पर, एक है क्षमता और आकार के आधार पर, और एक है इनके अंदर जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके कितने प्रकार है। ठीक, तो कार्य के आधार पर 5 प्रकार है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है पीढ़ी के आधार पर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। पीढ़ी के आधार पर, तो दूसरा लिखेंगे पीढ़ी के आधार पर। और पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो यहां पर भी पीढ़ी के आधार पर भी 5 प्रकार हैं। 5 ही पीढ़ियां हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, ये 5 पीढ़ियां हैं। इन पांचों पीढ़ियों के अंदर कौन क्या कैसे यूज हुआ था, सभी चीजें बताई जाएगी मेरे द्वारा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेवे। फिर पीढ़ी के बाद में आ जाता है नेक्स्ट आपके समता एवं समता, यानी कि कैपेसिटी एवं
जो आकार है उसके आधार पर, समता एवं आकार के आधार पर। तो समता और आकार के आधार पर अगर बात करें तो चार प्रकार के कंप्यूटर है। कितने प्रकार के कंप्यूटर है? चार प्रकार के। ठीक है, एक सेकंड इसको रेड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे। ये लीजिए, और समता और आकार के आधार पर चार प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला इसके अंदर आ जाता है हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आ जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हमारे पास में आ जाता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और तीसरा हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैसे? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा हमारे पास में जो सबसे बड़ा है वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कौन से आ जाएंगे? सुपर कंप्यूटर। क्लियर। और इसके बाद नंबर चार पर आ जाता है कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके प्रकार। तो माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। और माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तीन है। माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो तीन प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है आपका पाम टॉप, यानी कि आपका जो ये मोबाइल वगैरह है ये सभी पाम टॉप के ही एग्जाम्पल है। पाम यानी कि हथेली। ठीक है, फिर देखिए दूसरा आपने देखा होगा कि आप हथेली पर रख सकते हैं या इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाता है टैबलेट और लैपटॉप्स। ठीक है, तो लैपटॉप। और तीसरा जो हमारे आ जाता है वो रखते हैं हम कहां पर? डेस्क के ऊपर, यानी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। ठीक, ये लीजिए। तो हमारे पास में अब कंप्यूटरों का जो वर्गीकरण है वो हमारे समझ में आ गया, क्योंकि कई बार आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है किस आधार पर वर्गीकृत किए है, तो ये समता और आकार के आधार पर। तो आप क्या याद रखेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कार्य के आधार पर कितने कंप्यूटर है? पांच। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, आणविक और क्वांटम कंप्यूटर। इसके बाद में हमारे पास में है पीढ़ी के आधार पर, तो कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। इनके बारे में विशेष पढ़ेंगे। समता और आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। फिर माइक्रो कंप्यूटर के भी कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से? पाम टॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए देखिए, अब हमारे पास में आ जाता है, पहले हम बात कर रहे हैं किसके आधार पर? तो जो हमने ये कंप्यूटर्स के अभी प्रकार देखे हैं इसमें एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, क्वांटम, आणविक, इनके बारे में। तो सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर आ जाएगा? तो सबसे पहला जो आता है वो आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके जो एनालॉग डाटा होता है। अब एनालॉग डाटा क्या होता है? तो आपने डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा देखे होंगे। डिजिटल डाटा का मतलब होता है जो आपने अपने पेट्रोल पंप वगैरह पे देखे होंगे, तो एकदम से संख्याएं आपको दिखाई दे देती है, डिजिटल वॉच वगैरह आती है। और एनालॉग का मतलब है जिसके अंदर सिंपल संख्याएं वगैरह रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है बेसिकली जैसे आपने देखा होगा स्पीडोमीटर वगैरह होता है, इसमें एक कांटा लगा हुआ रहेगा। और फिर देखो इस प्रकार का देखा है आपने स्पीडोमीटर, है ना? अब एक होता है जो यहाँ स्पीड लिखी रहेगी और ये कांटा घूमेगा। ये एक एनालॉग का एग्जांपल है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो अभी नए बाइक आ रहे हैं उनके अंदर सीधा इस प्रकार का रहता है जिसमें दिखता है आपको स्क्रीन टाइप में, वो होते हैं डिजिटल के एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको अभी उसके ऊपर नहीं जाना है ज्यादा इसमें डिटेल में कि एनालॉग क्या डिजिटल क्या। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि एनालॉग डाटा को अगर कोई प्रोसेस करेगा तो वो है एनालॉग कंप्यूटर, और डिजिटल डाटा को जो प्रोसेस करेगा वो होगा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि एनालॉग डाटा को, एनालॉग डाटा
एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने में काम आते हैं। एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने में काम आते हैं। तो एनालॉग डाटा का जो प्रोसेस करना है तो इन्हीं को अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो काम आते हैं। इसके बाद में एनालॉग डाटा के बाद आगे बात करें तो एनालॉग डाटा जो होते हैं वो बेसिकली आपके सतत होते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस रहते हैं। ये डिसकंटिन्यू डाटा नहीं होते हैं। तो एनालॉग डाटा कंटिन्यू या सतत होते हैं, ये भी लिखेंगे। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एनालॉग डाटा सतत होते हैं। ठीक है, एनालॉग डाटा कैसे होते हैं? सतत होते हैं, यानी कंटिन्यूअस होते हैं। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो एनालॉग डाटा होते हैं वो संख्यात्मक आंकड़े जो होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स जो आपके होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा जो होते हैं, उनको मापने के लिए ये जो है हमारे ज्यादा काम का है। तो आप लिखेंगे कि संख्यात्मक आंकड़ों को संख्यात्मक संख्यात्मक आंकड़ों क्या संख्यात्मक आंकड़ों को मापने संख्यात्मक आंकड़ों को मापने योग्य योग्य होते हैं। ठीक है, तो संख्यात्मक आंकड़ों को अगर नापना है तो हम जो है इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके पास में देखिए, उदाहरण के लिए जैसे तापमान है ना, तो ये क्या है? एक तापमान भौतिक राशि होती है। तो इस भौतिक चरों को अगर जो है हम क्या करना चाहते हैं, संख्यात्मक रूप में दिखाना चाहते हैं, तो इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे दबाव है, यानी प्रेशर है ना, आदि। ये आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हो जाएंगे। एनालॉग कंप्यूटर जो है विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में अपन इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तो जो स्पीडोमीटर होता है गति मापने के लिए, वहां हम इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा थर्मामीटर जो होते हैं उनके अंदर हम इनका उपयोग करते हैं। तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं कि उपयोग। और एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग अपन कहाँ करेंगे? तो इनका उपयोग करते हैं एक तो स्पीडोमीटर में, और दूसरा थर्मामीटर। और भी बहुत सारे उपयोग है, लेकिन ये आपको दो तीन जो मैं एग्जांपल के लिए याद करवा रहा हूं वो आप याद करते। हेलो दोस्तों, तो हम लोग जो है देखिए एनालॉग कंप्यूटर के बारे में लिख रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए एकदम से वीडियो रुका था। आप चिंता नहीं करें, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आप लिख चुके हैं। नहीं लिखा है तो एक बार लिख लीजिए, मैं आपको वापस बता देता हूं। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिकली यही लिखना है कि यह जो है एनालॉग डाटा को प्रोसेस करता है, और साथ ही साथ एनालॉग डाटा सतत होते हैं। और इसके बाद में मैंने आपको लिखवाया कि यह क्या करता है, जो आपके संख्यात्मक आंकड़े होते हैं उनको मापने के योग्य जो है हम इस एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा तापमान है, दबाव है, इनको ये मापता है। एनालॉग कंप्यूटर जो है इसके उपयोग बता रहा था मैं, तो स्पीडोमीटर और थर्मामीटर के जगह पर जो है हम इन्हीं का उपयोग करते हैं। किसके अंदर? जो हमारे पास में थर्मामीटर और स्पीडोमीटर होते हैं उसके अंदर हम एनालॉग कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। अब दूसरा आप लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर का क्या मतलब है। तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली जब 1947 में, कब? 1947 में। अच्छा सर, देश आजाद हुआ तब से? नहीं नहीं, देश आजाद हुआ जब 1947 में, तो ट्रांजिस्टर का विकास होने लगा। ट्रांजिस्टर है ना, उसी दौरान क्या हुआ था जब देश आजाद हुआ, उसी दौरान ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनका जो है विकास होना शुरू हो गया था, या हम ये कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का क्या हुआ? आविष्कार हुआ, या ट्रांजिस्टर का आविष्कार। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, क्या हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ,
तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार होने से ही ये जो पूरा का पूरा डिजिटल युग है जो अब आगे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, वो चीज बेसिकली 1947 में जब ट्रांजिस्टर के आविष्कार हो गए थे तब से आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स की या डिजिटल क्रांति की जो शुरुआत है वो 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार से मानी जा सकती है। अब डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं इनके अंदर क्या किया जाता है कि लॉजिक जो होता है उस लॉजिक को करने के लिए, लॉजिक ऑपरेशंस को जो है प्रोसेस करने के लिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं, ट्रांजिस्टर्स डालते हैं या फिर जो डायोड होते हैं उनसे बने हुए लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, नॉट, नेंड, एंड, और ये गेट होते हैं, एक्सॉर, टोटल 6 प्रकार के गेट होते हैं जो फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। वो 6 गेट जो है वो लॉजिक करने के काम आते हैं। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर्स के और आपके डिजिटल, जो ये मैं लॉजिक गेट की बात कर रहा हूं, इस लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन आया है। अब बताओ, तो हम क्या अब डिजिटल कंप्यूटर कैसे बनते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर डिजिटल गेट क्या होते हैं, वो फिजिक्स में जाकर पढ़े? तो इतना डिटेल में पढ़ना हमारे लिए हानिकारक है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। तो अब लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर लॉजिक ऑपरेशन हेतु, अंदर लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन करने हेतु, लॉजिक ऑपरेशन करने हेतु ट्रांजिस्टर से बने, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है क्या? तो ऑपरेशन करने हेतु ट्रांजिस्टरों या डायोड, ट्रांजिस्टरों या डायोड से बने, से बने लॉजिक गेट्स, क्या? से बने लॉजिक गेट्स, ठीक है, होते हैं। अब ये लॉजिक गेट्स जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि ये क्या होते हैं। बेसिकली लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं और इसके अंदर इनके नाम याद कर लो। एक होता है नॉट, दूसरा होता है एक सेकंड, नॉट के बाद में नंद, NAND, और तीसरा होता है और, चौथा होता है एंड, ठीक है, और पांचवा होता है नॉर। ठीक, ये आपको याद रखने हैं, ये होते हैं लॉजिक गेट्स, नॉट, नंड और नैंड और नॉर। इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक एक्सॉर और होता है लेकिन उसके ऊपर आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। एक्सॉर तो जो है मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, डिटेल है इतनी। तो अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन आया था कि कौन क्रियान्वित कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इतनी डिटेल में क्वेश्चन पूछा है, तो उसके बारे में अपन थोड़ी सी बाद में और बात कर लेंगे। अभी लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये नाम याद रखने हैं। इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि और गेट है तो ये इस प्रकार से इनके गेट बनाए जाते हैं, ये इस प्रकार का शेप होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, एक दो इस प्रकार के भी होते हैं। ठीक, ये होते हैं गेट्स, इस प्रकार के गेट्स होते हैं, ये बेसिकली सर्किट्स होते हैं। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर और डायोड से मिलकर के बने होते हैं और इनका फिर उपयोग अपन जो है कंप्यूटर के अंदर लॉजिक ऑपरेशंस को करने के लिए जो है उपयोग में लेते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में ये जो है बहुत ही फास्ट जो है क्या कर सकते हैं, गणना का कार्य कर सकते हैं। और इन कंप्यूटर्स के अंदर सभी प्रकार की जो सूचना होगी उसको बाइनरी संख्या में बदल करके कार्य करते हैं। तो आप लिखेंगे कि इन कंप्यूटर में सूचना को बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या में बदलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, बाइनरी संख्या में बदलकर इसको कार्य करते हैं।
अब बाइनरी संख्या क्या होती है? तो बेसिकली आपने ये पढ़ा होगा या ये सुना तो जरूर होगा कि कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर इसकी खुद की एक लैंग्वेज है, उसी को समझता है, और उस लैंग्वेज के अंदर हर एक सूचना को 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 0 और 1 कितने हैं? दो। दो यानी कि तो बाइनरी जो है बेसिकली संख्या का मतलब है 0 और 1 के रूप में किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करना। किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पहले क्या काम करेगा? 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। अब आजकल बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस आ गई चुकी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, क्वांट है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में अपन आगे थोड़ा बहुत जानेंगे भी, ठीक है। C नॉट है वगैरह, बहुत सारी C नेट है, इस प्रकार से इनकी भी बात अपन थोड़ी बहुत करेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो है बाइनरी संख्या में बदलकर कार्य करते हैं, और जितने भी आप सामान्य उपयोग में लाने वाले कंप्यूटर है, क्या सामान्य उपयोग में आने वाले जितने भी आपके पास में, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर्स के ही उदाहरण हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो आपका लैपटॉप, ठीक है, आपका स्मार्टफोन, आपके टैबलेट वगैरह, ये सभी जो है इसी के उदाहरण हो जाएंगे। डेस्कटॉप, क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अब ये समझ गए होंगे। इसके अलावा जो स्मार्ट वॉच आई है वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर का ही उदाहरण है, ठीक है। अब अगली क्लास के अंदर हम इसको और थोड़ी सी लंबी क्लास लेने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कईयों के दिमाग में आएगा, सर लंबी क्लास ले लो, वो कर लो। अरे भाई कर लेंगे, है ना, सब होगा। शांति रखोगे तो मैं धीरे 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 सभी चीजें करवा रहा हूं। और जिस प्रकार से मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया, तो एक टॉपिक बाकी नहीं रखूंगा, इसकी भी रेगुलर क्लास लेकर के पूरा कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी भी बड़ी क्लास ले लूं 2 घंटे 3 घंटे की, कि आप पढ़ो ही नहीं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग पढ़ें और एक एक चीज को सीखें, ठीक। इसके बाद में आगे के कंप्यूटर्स की अपन बात करेंगे, और कल जो है इसको अपन कंप्यूटर्स के वर्गीकरण को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।